रईसों की रईसी, बेशुमार पैसा और उनके जीने का अंदाज, ये सब किसी को लुभा रहा था। कोई था जो दिल्ली के एक अमीर घर पर नजरें गाड़े बैठा था। यहां भी किसी की नीयत फिसली और अंजाम में किसी ने अपनी जान गंवाई। दिल्ली में पैसे वालों की कमी नहीं है, बेशुमार पैसा है लोगों के पास। खजाने की कौन सी खान है इनके पास, न जाने कहां से आता है इतना पैसा। ये लोग जो चाहिए जब चाहिए खरीद सकते हैं, बस चाहने की देर है। हरी, हरी। जी प्रियंका दीदी। ये लो सामान की लिस्ट, मार्केट जाके ले आओ। जी। अच्छा सुनो, सब्जियां थोड़ी देख के लाना, पिछली बार सारी सड़ी हुई सब्जियां लाई। जाओ। इनके बच्चे भी बचपन से उंगलियों पे दुनिया घुमाते हैं, कीमती खिलौनों से खेलते हैं, जिसे हम जैसा खरीदना तो दूर, छूने की भी नहीं सोच सकते। सीसीटीवी कैमरे इनके पहरेदार हैं, इनकी और इनके दौलत की हिफाजत करते हैं। कुछ ना होने का खालीपन हमें डराता है और इन्हें सब कुछ संभाले रखने का, और है भी इतना ज्यादा कि संभाले नहीं संभलता। दूध, दाल, सब्जी के भाव कितने ही बढ़ जाएं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। महंगाई आसमान छू रही है, पर इन अमीरों को नहीं छू पाती। ये अपनी हर ख्वाहिश को खरीदने का दम रखते हैं, और हम किसी के दिलो दिमाग में किसी दूसरे की दौलत, किसी दूसरे की शानो शौकत घर कर गई थी। अगर साफ शब्दों में कहें तो वो उस दौलत को अपना बनाना चाहता था, उसे चुरा लेना चाहता था। बाबूजी जितना पैसा कमाते हैं सब आप ही को तो भेज देते हैं। हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं बेटा, पर तुम ही बताओ हम क्या करें। जानवी के लिए लड़का बहुत अच्छा मिला है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, बिना दहेज के शादी को तैयार हो गए। पर तुम तो जानते हो ना बेटा, बाकी का खर्चा तो लड़की वालों को ही करना पड़ता ना शादी के लिए। अरे बाबूजी, अब आप लोगों के सुख सुविधा के लिए तो दिल्ली में आ बसे हैं। साल भर से काम कर रहे हैं, कोई दिन छुट्टी भी नहीं लिए। सारा तनख्वाह, दिवाली का बोनस सब तो भेज दिए हैं। अब आप बताइए और पैसा कहाँ से ले आए हम? तू अपनी मालकिन से बात करना। साल भर हो गया तुझे काम करते हुए उनके पास, बोल ना उनको तनख्वाह बढ़ाने को, और नहीं तो कम से कम उधारी पर देते बिना ब्याज के शादी के लिए। क्या फर्क पड़ेगा, बड़े लोग हैं वो। बड़े लोग तो हैं बाबूजी, पर किसी की मदद करने के लिए जेब नहीं दिल बड़ा होना चाहिए। और यहाँ तो सब्जी फल खरीदने जाते हैं तो 1-1 रुपए का हिसाब लेता है लोग। बाबूजी हमको नहीं लगता वो लोग मानेंगे। एक बार तू उन लोगों से पूछ कर तो देख, क्या पता हाँ ही कर दे। और तू कह भी तो रहा था तेरे काम से वो लोग बहुत खुश हैं। हाँ बाबूजी, कोशिश तो कर देख, मुश्किल की घड़ी है इसलिए तुझ पे जोर दे रहे। रखते हैं। क्या कहा हरी ने? क्या कर पाएगा कुछ इंतजाम? हाँ बोल तो रहा है, पर उसकी बातों से लगता है उसको अपनी मालकिन पर भरोसा नहीं है। देख के नहीं चल सकता क्या? नींद में है क्या? बहुत हो गया, अब तो फैसला होके रहेगा, पार या पार। हरी ने अपने मन में कुछ ठान लिया था। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी और उसकी ये जरूरत उसके मालिक और मालकिन ही पूरी कर सकते थे। वही हरी की पहली और आखिरी उम्मीद थी। पर क्या यह उम्मीद पूरी होने वाली थी?
मम्मी जी मैं ना ज़रा मार्केट जा रही हूँ, 1-1.5 घंटे में लौटूंगी। अच्छा मैं गाड़ी लेके नहीं जा रही हूँ, यहाँ पार्किंग की ना बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ऑटो रिक्शा ले लेना। जी मम्मी जी। यश क्या कर रहा है? यश अपने कमरे में है, टैबलेट पे गेम खेल रहा है। यश बेटा चलो कुछ खाते हैं। नहीं, चलो कुछ खा लेते हैं। जब आप पूजा करते हो तब मैं आपको डिस्टर्ब करता हूँ, नहीं ना तो आप मुझे डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, आजकल के बच्चे भी ना। सुनो, रुको, कौन रुको? मम्मी जी, मम्मी जी, यश, 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 क्या? प्रियंका भाभी आप घबराइए मत, मैं अभी निकल रहा हूँ। इसका फोन था जय? वहाँ प्रियंका भाभी का फोन था। वो कह रही थी कि कोई घर में घुस आया है और लक्ष्मी मासी का बहुत खून बह गया, वो घायल पड़ी हुई हैं। यश, 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 यस सर। सर एड्रेस है 43 अग्रवाल्स बंगलो, शांतिगंज साउथ। ठीक है, हम अभी पहुंच रहे हैं। सक्सेना, फॉरेंसिक टीम को साइट पर बुलाओ। यश, 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 यश,
यश तू ठीक है ना? यश कुछ हुआ तो नहीं ना? तू ठीक है ना बेटा? हाँ? सर उनका नाम लक्ष्मी अग्रवाल है, वो मेरी मासी है, मेरी माँ की बड़ी बहन। सर वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो गई थी, लेकिन उनकी सांसें चल रही थी। मेरे मासा जी और मेरी माँ यामिनी उन्हें हॉस्पिटल ले गए सर। कौन से हॉस्पिटल? LMG हॉस्पिटल। सर हम भी इसी एरिया में रहते हैं, इसी लाइन में आगे गोयल्स हाउस। जैसे ही प्रियंका भाभी का फ़ोन आया, मैं और माँ फ़ौरन चले आए। जब मैं मार्केट से वापस आई तो देखा एक आदमी दरवाजे से बाहर आ रहा था। इससे पहले मैं कुछ समझ पाती, वो दीवार कूद के भाग गया। मैं बहुत डर गई थी और मैं फौरन घर के अंदर दाखिल हुई और घर के अंदर आके देखा कि मम्मी जी उनके गले से। मैंने जय को और पापा जी को फोन किया। पापा जी ने एम्बुलेंस बुलाई। क्या घर का दरवाजा पहले से खुला था? जी। जब हम अंदर आए तो आप किसी यश को पुकार रहे थे। ये यश कौन है? मेरा बेटा। ये मम्मी जी के साथ घर पे ही था। बहुत ढूंढा इसे पर कहीं मिल ही नहीं रहा था। सर फिर ये बाथरूम में मिला। शायद उसी आदमी ने इसे बंद कर दिया था अंदर, जिसे भाभी ने भागते हुए देखा। सर फोर्सली एंट्री की है, ऐसे तो कोई निशान नहीं मिले। लक्ष्मी जी की बॉडी यहाँ मिली हॉल में और बच्चा बाथरूम में बंद था। सर हमलावर का इरादा लूट का था, क्योंकि ऊपर वाले कमरे का लॉकर तोड़ा गया है, तिजोरी खाली है। शायद चोरी करके भाग रहा होगा, तभी लक्ष्मी जी की नजर पड़ी होगी और चोर ने हमला कर दिया होगा और बच्चे को बाथरूम में बंद कर दिया होगा। फॉरेंसिक टीम कहाँ तक पहुंची? पहुंच रही है 10 मिनट में। सर इस पूरे बंगले में 2 CCTV कैमरे हैं और दोनों ही CCTV कैमरे मेन गेट पर हैं सर, लेकिन दोनों के वायर्स कटे हुए हैं। हमलावर ने दाखिल होने से पहले ही काट दिए होंगे। सक्सेना, मुझे लगता है बच्चे ने हमलावर को देखा है। सर मैं बात करके देखूं? अभी नहीं, बच्चा काफी सहमा हुआ है। इस वक्त बात करना बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा। ठीक है सर। सक्सेना, बड़े ताज्जुब की बात है, इतना बड़ा बंगला है, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड है और ना ही कोई नौकर चाकर। इस एरिया में इससे पहले कभी कोई चोरी की छोटी सी भी वारदात नहीं हुई, इसलिए पापा जी और हमने कभी कोई सिक्योरिटी गार्ड रखना ज़रूरी नहीं समझा। सोचा जो कुछ CCTV कैमरास हैं वो ही काफ़ी है। जिसके वायर चोर ने घर में दाखिल होने से पहले ही काट दिए। वैसे CCTV का फुटेज कहाँ स्टोर होता है? ऊपर वाले कमरे में पापा जी के कंप्यूटर से कनेक्टेड है। आपके ससुर काम क्या करते हैं? उनका गारमेंट्स का शोरूम है लाजपत नगर में। आपके घर में कोई नौकर चाकर नहीं है? लक्ष्मी ठीक है ना डॉक्टर साहब? उनकी गले की नस बहुत बुरी तरह से कट गई थी और खून भी काफ़ी बह चुका था। वी ट्राइड आवर बेस्ट बट सॉरी, हम नहीं बचा पाए उनको। एक नौकर था, हरी नाम था उसका। था मतलब? 3 दिन पहले उसने काम छोड़ दिया। भाभी भाभी लक्ष्मी मासी नहीं रही। क्या? अभी अभी माँ का हॉस्पिटल से फोन आया था।
क्या यश ने खूनी को देखा था? क्या उसे पहचान लिया था? खूनी ने यश को बिना कोई नुकसान पहुंचाए छोड़ दिया था। उसे शायद यकीन था कि यश ने उसे नहीं देखा। अब सवाल यह था कि क्या यश पुलिस को कातिल के बारे में कुछ बता पाएगा? हाँ सर, मैंने घर के सभी कमरे, दरवाजे और लॉकर अच्छी तरह से चेक करे। किसी पर भी किसी अनजान शख्स के फिंगरप्रिंट्स के निशान नहीं है। इसका मतलब है कि कातिल जरूर ग्लव्स पहनकर घर के अंदर दाखिल हुआ है। मतलब उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाने की पूरी प्लानिंग की थी। यहां तक कि एंटर होने से पहले उसने सीसीटीवी कैमरास के वायर्स भी काट दिए थे। सर, दोनों कैमरे की 13 अप्रैल की फुटेज स्कैन की। सर, वायर काट दिए गए थे, इसलिए जो एंट्रेंस के अंदर वाला कैमरा था उसमें कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। लेकिन सर, जो बाहर दूसरा कैमरा था उसमें एक हेलमेट पहना आदमी नजर आ रहा है। सर, यही दूसरे कैमरे की सीडी लगाओ। सर, एंट्रेंस डोर पे आने से पहले वायर काट दिए गए थे, तो इस कैमरे में तो कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। घर का दरवाजा पहले से खुला था। सर, इस गलती ने कातिल का काम बहुत आसान कर दिया। ये गलती से हुई है या फिर जानबूझकर की गई है? कभी कभी बड़े बड़े घरों में बड़े राज छुपे होते हैं। अपने कब्जों से कहो कि अग्रवाल फैमिली की पूरी हिस्ट्री निकाले। क्या सर? सर, कल प्रियंका ने जिस शख्स का जिक्र किया था, हरी मिश्रा, जो उनका नौकर है, जो कि 3 दिन पहले काम छोड़ के गया था, उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। हरी के मोबाइल की डिटेल्स निकालो। यस सर। सक्सेना, ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। घर का नौकर काम छोड़ता है और उसके काम छोड़ने के कुछ दिन बाद ही ये हादसा हो जाता है। हरी के नौकरी छोड़ने की वजह और इस वारदात के बीच कहीं कोई कनेक्शन तो नहीं है? ये फोटो किसकी है? ये मेरे हस्बैंड कार्तिक है। 2 साल पहले हार्ट अटैक से इनकी डेथ हो गई। कल आप अपने नौकर हरी के बारे में बता रही थी। काम क्यों छोड़ा था उसने? जी, वो बहुत गुस्से में था, खासकर मम्मी जी से। कितना? 10,000। 6,000 से सीधा 10,000? अरे एक बार में इतनी तनख्वाह कोई बढ़ाता है क्या? माँ जी, हमारे बहन की शादी है और आप तो जानती हैं शादी में कितना खर्चा आता है। हर घर में शादी होती है, ये कोई वजह है पगार बढ़ाने की? आज तुम्हारी बहन की शादी, कल को तुम्हारी होगी, तुम फिर कहोगे पगार बढ़ाओ। नहीं माँ जी, माँ कसम, बस इस बार हमारा पैसा बढ़ा दीजिए। हम पूरे साल पैसा बढ़ाने का नाम नहीं लेंगे। माँ जी, वो 6,000 रुपये में हमारा गुजारा हो नहीं पाता है और हम खाना बनाते हैं, झाड़ू बर्तन करते हैं, कपड़ा धोते हैं, बाहर से सामान भी लाते हैं, तो इस हिसाब से 6,000 बहुत कम है। तुम मुझे काम गिनवा रहे हो? मैं गिनवाऊं? तुम यहाँ पे रहते हो, खाते पीते हो, उसके कम से कम 8 से 10,000 लगते हैं, ऊपर से 6,000 की पगार, कुल मिला के 15,000 खर्च होते तुम पर। मैंने कभी गिनवाए? माँ जी, बहुत ज़रूरत है हमको, जिम्मेदारी है हमारे कंधे पे। तुम्हारी जिम्मेदारियां उठाने का ठेका मैंने नहीं लेके रखा है, ये गलत बात है हरी। अच्छा माँ जी, आप हमारा तनख्वाह मत बढ़ाइए, बस हमको 6 महीने का तनख्वाह एडवांस दे दीजिए, हमारे बहन की शादी हो जाएगी। बात वही हो गई ना, कान यहाँ से पकड़ो या वहां से। देखो, तुम्हें हर महीने में 1 तारीख को तुम्हारी तनख्वाह मिल जाती है ना जी। आइंदा से तनख्वाह बढ़ाने की या एडवांस की बात नहीं करना। जाओ अपना काम करो। दीदी, आप भी माँ जी से बात कीजिए ना। मम्मी जी से? ना पापा ना, मैं बात नहीं कर सकती। दीदी, हम बहुत परेशान हैं, आप ही हमारी मदद कर सकती हैं। हरी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तुम जानते हो ना मम्मी जी को, मम्मी जी ने जो एक बार ठान लिया सो ठान लिया। साहब, हम कह रहे थे कि हमारा तनख्वाह बढ़ा दीजिए। हरी, सुबह हमारी बात हो गई ना, फिर साहब को परेशान क्यों कर रहे हो? माफ कीजिएगा माँ जी, पर हम बहुत परेशान हैं, हमको पैसे की बहुत जरूरत है। साहब हम हाथ जोड़ रहे हैं, अब आप कुछ कीजिए। हरी, ये सब नाटक मत कर। लक्ष्मी ने जो कह दिया वो सही है। हाँ साहब, पर हम माँ जी से बात किए थे, वो समझी नहीं रही हैं। ये सब रोने धोने का नाटक मेरे सामने बंद कर। तू क्या समझता है ये सब करके लक्ष्मी के खिलाफ तू मुझे भड़का लेगा? हमारी इतनी औकात कहाँ साहब, हम तो बस हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि हमारा पैसा बढ़ा दीजिए। बस हो गया हरी, जाओ यहाँ से। माँ जी, ये गलत है, हम साल भर से आपकी सेवा कर रहे हैं, मर मर के काम करते हैं, कोई दिन छुट्टी भी नहीं लिए, और आज थोड़ा सा पैसा बढ़ाने का नाम लिए तो आप लोगों को लगा एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहे हैं। आवाज नीचे। तुम्हें एक बार कहा ना कि पगार नहीं बढ़ेगी। हाँ, तो हमको भी यहाँ काम नहीं करना है, जा रहे हैं हम यहाँ से। तुझे जाना है ना, जा। किसने रोका है तुझे? लोग काम पाने के लिए तरसते हैं, तेरे पास तो अच्छा खासा काम भी है, फिर भी तुझे समझ में नहीं आ रहा है। और क्या चाहिए तुझे? सब कुछ तो है यहाँ पे, फिर भी तू नाटक करके और ज्यादा पैसा ऐंठने की कोशिश कर रहा है। पैसा ऐंठने की कोशिश? साहब, हम यहाँ हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती कर रहे हैं और आपको लग रहा है हम पैसा ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं?
जा रहे हैं हम यहाँ से, पर एक बात कहेंगे, भुगतना पड़ेगा आपको। अपने कंजूसी का, अपने घमंड का बहुत भारी कीमत चुकाएंगे आप। जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। और फिर वो चला गया। हम नया नौकर ढूंढ ही रहे थे, तब तक सारे घर का काम नहीं संभालती थी। वो जाते जाते धमकी देकर गया था? जी सर, मैंने कभी भी हरी को इससे पहले इतना गुस्सा होते कभी नहीं देखा। इस वक्त उसका फोन स्विच ऑफ है। उसके गांव का एड्रेस या उसके किसी दोस्त का नंबर होगा आपके पास? जी नहीं सर, एक्चुअली हरी पहले हमारे घर पे काम करता था। मौसी के यहाँ जरूरत थी इसलिए हमने उसे यहीं भेज दिया था। और आपके यहाँ किसने भेजा था? मैं कुछ सामान खरीदने मार्केट गई हुई थी। हरी अचानक सामने से आया और काम मांगने लगा। कब की बात है ये? करीब 1.5 साल पहले। माँ जी नमस्ते। आपको घर का काम करने के लिए कोई आदमी चाहिए क्या? हम घर का सारा काम कर लेते हैं, खाना बनाना, कपड़ा धोना, झाड़ू बर्तन, सब कुछ। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम हरी मिश्रा है। हम यूपी के रहने वाले हैं। माँ जी हम बहुत ईमानदारी से काम करेंगे। आप चाहें तो 2 दिन काम करा के देख लीजिए, हम कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। हमारा नौकर बंसी उस वक्त गाँव गया हुआ था। हमें नौकर की ज़रूरत थी। हरी खुद सामने से आया, उसे देखने और उसके बातचीत से वो ठीक लगा, इसीलिए हमने उसे काम पर रख लिया और वो काम में अच्छा था। सर, एक्चुअली उस वक्त लक्ष्मी मौसी को भी फुल टाइम नौकर की तलाश थी, तो जब बंसी वापस गांव से लौटा तो हमने हरी को यहाँ भेज दिया उनके पास। हरी के काम से या उसके बर्ताव से कभी आपको कोई शिकायत हुई? बिल्कुल नहीं सर, वो अपने काम में बहुत मेहनती था और जहाँ तक मुझे याद है यामिनी दीदी को भी उसका काम पसंद था। इसीलिए जब उन्होंने बताया कि हरी काम छोड़ कर गया है और धमकी दी है, मुझे बहुत अजीब लगा। मुझे भी अंदाजा नहीं था सर कि बात इतनी बढ़ जाएगी। हरी यूपी में कहाँ से है? शायद इलाहाबाद से। इलाहाबाद में उसका परिवार रहता है, उसके बाप, उसकी माँ और उसकी बहन, जिस बहन की शादी के लिए वो पैसे मांग रहा था। प्रियंका जी, यश की हालत कैसी है अभी? अभी भी बहुत डरा हुआ है। हम बात कर सकते हैं उससे? तिजोरी की चाबी हमेशा लक्ष्मी के पास ही रहती थी, वही देखती थी सब कुछ, उसी का तो था ये सब। अब अगर ज्वेलरी सब मिल भी गया तो क्या फायदा? लेकिन ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। कुछ तो अंदाजा होगा आपको कि लॉकर में कितना कैश था, कितनी ज्वेलरी थी? करीब 10-15 लाख की ज्वेलरी थी और 5 लाख के आसपास कैश था। सर, हरी ने जो सिम कार्ड खरीदा था उस पे एड्रेस लक्ष्मी अग्रवाल के घर का ही है। हमने प्रियंका से ही बात की, उनको कहना है कि वो फ़ोन उन्होंने हरी को खरीद के दिया था और जिस दिन वो काम छोड़ के गया वो फ़ोन भी अपने साथ ले गया था। हरी के कॉल रिकॉर्ड से कुछ पता चला? सर, पिछले 1 महीने की फ़ोन रिकॉर्ड्स में हरी ने सबसे ज़्यादा बातें इलाहाबाद में अपने पिता ओम प्रकाश मिश्रा से की हैं। हरी अपनी बहन की शादी को लेकर बहुत टेंशन में था। हो सकता है वो पैसे लेकर वहीं भाग गया। हरी के पिता को फ़ोन मत करना, अचानक जा पहुंचेंगे। हो सकता है हरी हमें वहीं मिल जाए। सर, ज्वेलरी भी चोरी हुई है और हरी को पैसे की ज़रूरत थी। अगर हरी गाँव नहीं गया और यहीं पे है तो वो ज्वेलरी बेचने की कोशिश ज़रूर करेगा। अपने खबरियों से कहो कि जो ज्वेलर्स लूट के माल में डील करते हैं उन पर नजर रखें। यस सर। मुझे लगता है कि यश खूनी को अच्छी तरह से पहचानता है, तभी वो इतना ज्यादा डरा हुआ है, कुछ बोल नहीं पा रहा। ये केस जितना सिंपल लग रहा है ना, उतना है नहीं। अगर हरी इसमें इन्वॉल्व है तो वो अकेला नहीं है, कोई और भी है जिसने उसका साथ दिया। अरोरा के पास पैसे आ गए लेकिन मैनर्स नहीं आए। क्या तरीका है ये? मेरा ही गेट मिलता है इन लोगों को पार्किंग करने के लिए। अरे बिमला। हाँ जी, क्या हो गया? ये देख, ये अरोरा के बेटे सनी ने ये अपनी बाइक कहाँ पार्क की है देख। अरे कितनी बार समझाया इन लोगों को कि अपनी या अपने दोस्तों की बाइक अपने गेट के पास खड़ी किया करे। आप काम पे जा रहे हो तो क्यों अपना खून जला रहे हो? शांति से जाओ ना। हाँ, लेकिन लक्ष्मण आए ना तो बोल देना उसको बाइक यहाँ से हटाने को। जी मैं बोल दूंगी, चिंता मत कीजिए। हरी मिश्रा इस केस का प्राइम सस्पेक्ट था। उसके पास खून करने का मोटिव था और उसका फोन स्विच ऑफ होना पुलिस के शक को और पुख्ता कर रहा था। हरी उस घर में 1 साल से काम कर रहा था, उस घर के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। कब, कहां, कैसे, क्या मिलेगा ये वो बखूबी जानता था। और पुलिस हरी की तलाश में इलाहाबाद के लिए निकल चुकी थी। नहीं नहीं साहब, हमारा हरी ऐसा कर ही नहीं सकता। हम अपने बेटे को अच्छी तरह से जानते हैं।
इतनी अच्छी तरह से जानते हो तो फिर ये भी जानते होगे कि हरी इस वक्त कहाँ है। 4 दिन से उससे हमारी कोई बात नहीं हुई है, उसका फोन भी बंद है। हमें तो आपसे ही पता चला कि उसने नौकरी छोड़ दी। हमने तो सोचा था कि जानवी की शादी के लिए कैसे भी करके पैसा इकट्ठा करके ही रहेगा। शायद आपके बेटे हरी ने भी ऐसा ही सोचा। जब उधार मांगने पर उसकी मालकिन ने उसे पैसे नहीं दिए तो उसने नौकरी छोड़ दी। अपनी मालकिन का खून करके 10 से 15 लाख के जेवर और 4 से 5 लाख रुपए कैश लेकर फरार हो गया। नहीं नहीं साहब, हमारा हरी ऐसा नहीं कर सकता, हम उसे अच्छी तरह से जानते हैं। अगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया है तो फिर वो अपना फोन बंद करके क्यों बैठा है? आप लोगों से बात क्यों नहीं कर रहे? मेरे भैया ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। आपको अगर विश्वास ना हो तो जाइए उन लोग से पूछिए जहाँ भैया पहले काम करते थे। हरी जिस हालात में था, क्राइम का खाता अक्सर ऐसे ही हालातों में खुलता है। किसी चीज के ना मिल पाने का मलाल पता नहीं कब आक्रोश बनकर फट पड़ता है। इंसान वो कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए था। इस बीच हरी अगर आप लोगों से कांटेक्ट करता है तो कुछ भी छुपाइएगा नहीं, तुरंत हमें बताइए। हमें हरी को पैसे दे देना चाहिए था, तो शायद ऐसा नहीं होता। हमारे आज के बर्ताव का कल क्या नतीजा होगा ये कोई नहीं जानता। दीदी को हरी के साथ पैसों के लिए उलझना नहीं चाहिए था। विमला, तूने लक्ष्मण से कहा नहीं बाइक यहाँ से हटाने को? मेरे दिमाग से ही निकल गया। और आप भी क्या रोज रोज एक ही बात के लिए अपना बीपी हाई करते रहते हैं? गेट खुल तो जाता है हमारा। एक दिन ना इसके दोनों टायर की हवा निकाल के सारे पुर्जे अलग करके जाके कबाड़ी में बेच के आऊंगा बाइक, तब जाके समझेंगे ये लोग। साहब, अग्रवाल फैमिली का पूरा पोस्टमार्टम किया, अंदर कोई लफड़ा दिखा नहीं। बड़ा कारोबार है, कपड़े का इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं। सर 2 साल पहले इस फैमिली को एक झटका लगा था जब प्रियंका का पति कार्तिक सीधे ऊपर एक्सपोर्ट हो गया था। मौत की वजह? दिल का दौरा। इस जय के बारे में कुछ पता चला? इसका फैमिली के किसी मेंबर के साथ कोई दिल का लफड़ा? सर अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिली है। खूनी ने बच्चे को सिर्फ डराया, उसे मारा नहीं, जबकि वो अच्छी तरह से जानता था कि बच्चा विटनेस हो सकता है। अब इतना दयालु तो वो था नहीं। मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, नहीं फिर भी मैं एक बार और पोस्टमार्टम करूंगा और जहां मुझे कुछ पता चला मैं आपको सीधे मिस कॉल कर दूंगा। यश बेटा, यश बेटा, मम्मी ने ना आज आपकी फेवरेट खीर बनाई है। खीर खाओगे ना? यश, ऐसे डरते नहीं है, मम्मा है ना आपके साथ। समझती हूँ यश, तुम अभी बहुत छोटे हो और तुम्हारे लिए ये सब कितना मुश्किल होगा। एक बात बताओ, तुम उस हेलमेट वाले अंकल को जानते हो? उन्होंने हेलमेट पहनी थी। कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ भी याद रखने की जरूरत ही नहीं है। सब भूल जाओ। सर, हरी की सेल डिटेल मिल गई है सर। 13 अप्रैल को यानी कत्ल के दिन उसका फोन शांतिगंज के आसपास ही था और उसका फोन उसी एरिया में स्विच ऑफ भी हुआ था। हर कड़ी हरी को इस केस में और भी मजबूती से जोड़ रही है। मैंने हरी के पुराने मालिकों से बात की, सब उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। एक पल के लिए तो मैं भी सोचने लगा कि हरी हालात का मारा है, उसने किसी को नहीं मारा। पर मर्डर के दिन हरी के फोन का उस एरिया में होना, इसकी कोई और वजह हो ही नहीं सकती। राइट सर। सर, हरी के फोन रिकॉर्ड्स में एक नंबर और है, पंकज शर्मा का। हरी के घर छोड़ने के बाद उसका फोन फिर से ऑन हुआ। सर एक बात और, हरी और पंकज की फोन लोकेशन बिल्कुल सेम थी, प्रतीक मार्केट, और पंकज रहता भी उसी एरिया में। जी पंकज। जी साहब। हरी का साहब अंदर है, खाना खा रहा है। अब मार खाएगा। 13 अप्रैल 2015, शांतिगंज साउथ, अग्रवाल फैमिली के घर के पास। और उसके बाद तूने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। बोल, उस एरिया में गया था या नहीं? हाँ साहब, मैं बंगले तक गया था। बंगले के दर्शन करने? नहीं साहब, माफी मांगने गया था।
जब मैंने गुस्से में नौकरी छोड़ दी तो हमको ख्याल आया कि हमारी बहन की शादी है और हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो शादी कैसे होगी। और वहां पहुंचकर तेरा इरादा बदल गया। तूने सोचा जो चीज मांगने पर नहीं मिल रही है उसे छीन लेता हूं। सबसे पहले तूने सीसीटीवी कैमरास के वायर काटे और उसके बाद अपनी मालकिन का कला। नहीं साहब, ये सब झूठ है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। हमको तो कोई तार वार काटना आता ही नहीं है साहब। हम माँ जी से बहुत नाराज थे, हमने उनको बहुत कोसा भी, पर उनको मारने का हम सोच भी नहीं सकते। सोडे जी साहब। ये लातों के भूत है जी। मार मार के भगाओ इन भूतों को। जी साहब। नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया साहब, कुछ नहीं किया। हरी ने मुझे बताया कि उसका अपनी मालकिन के साथ कुछ कहा सुनी हो गया था और साहब वो सीधा काम छोड़कर मेरे पास आ गया। यहाँ गरीब की चमड़ी छूट जाएगी पर अमीर की दमड़ी नहीं छूटेगी। बस भैया शांत हो जाओ, चुपचाप खाना खाओ, सो जाओ। कैसे सो जाएं यार? पंकज, तुमको नहीं पता इन लोगों के पास कितना पैसा है, बस हमको नहीं देते हैं। खुद खर्चा दिल खोल के करते हैं और हमारे टाइम पता नहीं दिल सिकुड़ क्यों जाता है। 4000 रुपया कोई बहुत बड़ा रकम नहीं है इनके लिए। इतना तो एक दिन के होटल के खाने में खर्च हो जाता होगा, पर हमको नहीं दिए। हम इनका पैसा लेके भाग जाते का? तिजोरी में पैसा भरा है और दिल एकदम खाली। इस बारे में सुबह शांति से बात करेंगे, ठीक है? अभी चुपचाप खाना खाओ और सो जाओ। यानी हरी ने पहले ही सोच लिया था उनकी तिजोरी में हाथ मार के अपना जी भर लेने का और उनका खून करके अपनी भड़ास निकालने का। क्यों? नहीं साहब, ऐसा नहीं है। हरी को हम बचपन से जानते हैं साहब। हम दोनों दिल्ली भी साथ में आए थे। मानता हूँ साहब हमारे हालात अच्छे नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी का खून करके, किसी के घर में चोरी करके अपने हालात सुधारेंगे। अगर तेरा दोस्त इतना सच्चा था तो 4 दिन से तेरे घर पे पड़ा क्या कर रहा था? उसका फोन क्यों बंद आ रहा था? और कल वाले दिन को ही वो वापस वहां क्यों गया? हरी ने अगले दिन से ही दूसरा काम देखना शुरू कर दिया था, लेकिन 2-3 दिन घूमने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिला। वो खुद को ही कोसने लगा। उसे लगा शायद उसने गलती कर दी काम छोड़कर, और वो अपनी पुरानी मालकिन के पास माफ़ी मांगकर फिर से लग जाना चाहता था। इसीलिए वहाँ गया था साहब, और फोन तो उसका खराब हो गया था। साहब, जितना पीटना है पीट लो साहब, पर सच तो यह है कि हम माफी मांगने गए थे, पर दरवाजे से लौट आए क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही थी। और मारो, क्योंकि हम कुछ भी बोलेंगे आपको भरोसा ही नहीं होगा। हम तो शकल से ही चोर लगते हैं ना। रुपया, पैसा, जेवर कुछ भी चोरी हो जाए तो सबसे पहले उंगली नौकरों पे ही उठती है। हमारी तो नजर लगी रहती है ना आप लोगों की चीजों पे। बहुत तोड़ा हरी को, लेकिन वो अपनी बात से पलटा नहीं। मुझे लगता नहीं सर कि उसने चोरी या खून किया है। सर, उसका दोस्त पंकज भी यही बोल रहा है। सर, पंकज का पूरा घर छान मारा, लेकिन लूट का कोई सामान मिला नहीं। और हरी का कोई दूसरा ठिकाना हो ऐसा सर लगता नहीं। वो जहां जहां काम करता था उन्हीं घरों में रहता था सर। ये हरी की एक्टिंग अच्छी कर रहा है या फिर सच में अच्छा आदमी है? अब तक हम यही मानकर चल रहे थे कि हरी ने यह मर्डर पैसों के लिए किया। अगर हरी बेकसूर है तो यह भी हो सकता है कि यह मर्डर पैसों के लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे मकसद के लिए किया गया। सर, कहीं हरी और लक्ष्मी के बीच हुई गर्मा गर्मी में कोई तीसरा अपनी रोटी सेक गया हो सकता है उसे फंसाया गया हो, या उसका बैड लक कि वो गलत टाइम पे गलत जगह मौजूद था। क्या हरी को इस केस में फंसाया गया था? और अगर ऐसा था तो कातिल का मकसद क्या सिर्फ लूट ही था या कुछ और? काफी पूछताछ के बाद भी हरी यही कहता रहा कि वो निर्दोष है और पुलिस के पास भी उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, सिवाय इसके कि कत्ल के दिन वो लक्ष्मी अग्रवाल के घर के आसपास ही था। क्या यह महज एक इत्तेफाक था? क्या कातिल हरी नहीं कोई और था? जल्द ही बहुत ही अजीबोगरीब ढंग से इन रहस्यों पर से पर्दा उठा। मिस्टर अरोड़ा, आप अपने बेटे को समझाते क्यों नहीं है? वो और उसके दोस्त हमेशा मेरे गेट के सामने ही बाइक क्यों पार्क करते हैं? मिस्टर सिंह, आप बेकार में बात बढ़ा रहे हैं। ना सनी ना उसका कोई दोस्त आपके घर के सामने गाड़ी पार्क करता है। तो ये किसकी बाइक है? अरे जरा पूछो अपने बेटे से, किसकी बाइक है ये? क्या हुआ पापा? बेटा, ये बाइक तुम्हारे किसी दोस्त की है? नहीं पापा, ये बाइक तो पिछले 2 दिन से यहाँ खड़ी है। मुझे लगा इनके यहाँ कोई रिलेटिव आया होगा। ये जरूर तुम्हारे ही किसी दोस्त ने पार्क की है और चला गया यहाँ से। अंकल, मेरा कोई दोस्त ना बिना नंबर प्लेट के बाइक नहीं चलाता। कमाल है, नंबर प्लेट निकाली गई है, जरूर किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल की गई होगी। अंकल, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, अब तो पुलिस आके देखेगी। अब आप चलिए। ये रही वो बाइक।
इस बाइक को पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं। पापा ये सिंह अंकल तो बिल्कुल पागल है, इसने तो सच में पुलिस बुला ली। ये बाइक कब से यहाँ पे खड़ा है? पिछले 3-4 दिन से। पहले मुझे लगा कि ये सामने वाले अरोरा की होगी, लेकिन वो तो मना कर रहे हैं। शांतिकुंज साउथ में एक बंगले के बाहर बाइक पड़ी थी जो लक्ष्मी अग्रवाल के घर के काफी नजदीक है। कातिल ने हेलमेट पहना हुआ था। आरटीओ से पता करो ये बाइक किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। सर ऑलरेडी कांस्टेबल भेज दिया गया है आरटीओ में, अभी पता चल जाएगा। गुड। देख के नहीं चल सकता क्या? नींद में है क्या? बिना नंबर प्लेट की इस लावारिस बाइक ने मानो इस केस की इन्वेस्टिगेशन को रफ्तार दे दी। जब बाइक की डिटेल्स आई तो पुलिस को इस लूट और मर्डर केस में एक अहम ब्रेक थ्रू मिला। सर आरटीओ से डिटेल मिल गई है। बाइक किसी सागर खंडेलवाल के नाम पे रजिस्टर्ड है, शांतिगंज में रहता है। सागर खंडेलवाल यहीं रहता है? क्या काम है आपको सागर से? हमारे कुछ सवाल हैं, उनके जवाब चाहिए आपके बेटे सागर से। वो इस वक्त घर पर नहीं है। ये सागर की बाइक है? जी हाँ। शायद फोटोग्राफ आपने ध्यान से नहीं देखा, बाइक पर नंबर प्लेट नहीं लगी है। बिना नंबर प्लेट की बाइक चलाता है आपका बेटा? जो भी बात है आप साफ साफ बताइए। हमें शक है कि आपका बेटा सागर लक्ष्मी अग्रवाल के मर्डर केस में इन्वॉल्व है। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरा बेटा इंजीनियर है, वो पढ़ा लिखा है, वो ऐसे काम नहीं कर सकता है। इंस्पेक्टर हम इज्जतदार लोग हैं, हमारा बेटा ऐसा काम कर ही नहीं सकता। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? आप जानते क्या कह रहे हैं आप? अच्छी तरह से जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं, और दिमाग किसका खराब हो गया है ये आपके बेटे से बात करने के बाद पता चल जाएगा। देखिए इंस्पेक्टर, लीजिए आ गया मेरा बेटा। सागर बेटा तेरी बाइक कहाँ है? ये लोग जानना चाहता है, पता ही नहीं। बाइक पापा वो तो यहीं पर है। क्या मतलब कहाँ? सर वो तो घर के पीछे खड़ी है, लेकिन आप लोग क्यों पूछ रहे हैं? घर के पीछे ही है ना, तो चलो चल के देख लेते हैं। अब सॉरी सर, वो मेरे दिमाग से निकल गया। वो दरअसल मैं शायद अपने दोस्त के घर खड़ी करके आ गया था। दोस्त का नाम? मनीष? नहीं, शायद कपिल। कपिल का नंबर दो, अभी बात करके पता कर लेते हैं। सागर प्रॉब्लम क्या है? तू ठीक से जवाब क्यों नहीं दे रहा है? सागर कहीं तूने कुछ गलत तो नहीं किया ना? नहीं पापा, बिल्कुल नहीं। कमाल की बात कर रहे हैं आप। ये लोग बिना बात के सवाल पूछ रहे हैं और आप। पापा मेरी बाइक है, मैं कहीं भी खड़ी कर सकता हूँ। ये रही तुम्हारी बाइक, और ये किसी कपिल के घर नहीं बल्कि पिछले 4 दिन से कृष्णा सिंह के बंगले के पीछे खड़ी है। हमें बिना नंबर प्लेट की बाइक तो मिल गई है, कोई नहीं, हेलमेट भी मिल जाएगा। पूरा घर छान मारो, एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। बैग देखा पहले। बिना सर्च वारंट के आप मेरे घर की तलाशी नहीं ले सकते इंस्पेक्टर साहब, मेरी पहुंच भी ऊपर तक है। मैं एक मर्डर केस की तहकीकात कर रहा हूं और इसे सोल्व करने के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा। हमें शक है कि आपका बेटा इस केस में इन्वॉल्व है। सर ये नंबर प्लेट्स और हेलमेट मिला है। मैं समझ सकता हूं इस वक्त आप लोगों पर क्या बीत रही हो। उस घर के सीसीटीवी फुटेज से हमें पता चला कि कातिल ने हेलमेट पहना हुआ था। ये वही हेलमेट है। आपके बेटे की बाइक का बिना नंबर प्लेट के मिलना और इसके पास से इतने सारे पैसे मिलना, इन सब बातों से यह साबित होता है कि आपका बेटा सागर लक्ष्मी अग्रवाल मर्डर केस में इन्वॉल्व है। चल। क्या? हाँ, पुलिस ने सागर खंडेलवाल को गिरफ्तार किया है। कब? आज सुबह। उसकी बाइक मिली है, इसी एरिया में किसी बंगले के बाहर पार्क थी। अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। या चल बोल, जो भी सच है बोल दे। अब चुप रहने से कोई फायदा नहीं है सागर। अगर मैंने तेरा ये मौन तुड़वाया ना तो तेरा सब कुछ टूटेगा, एक भी हड्डी सही सलामत नहीं बचेगी। बोल। सर मैंने मारा उस औरत को, मुझे पैसा चाहिए था। चोरी करने के लिए मारा या फिर किसी ने पैसे दिए थे मर्डर करने के लिए? नहीं, किसी ने पैसे नहीं दिए थे सर, बल्कि मुझे उनके पैसे चाहिए थे। उनके आलीशान बंगले को देख के मेरे मन में लालच आता था। जब भी उस बंगले के पास से गुजरता था
मेरी नजरें वहीं टिक जाती थी। अग्रवाल्स काफी अमीर थे। हमेशा सोचता था कितना पैसा होगा इनके घर में। क्या शान की जिंदगी जीते थे वो लोग। तू भी कोई गरीब परिवार से नहीं है, खुद इंजीनियर है, फादर अच्छी पोस्ट में है तेरे। लेकिन पापा के पास हमेशा मुझे देने के लिए नसीहतें थी, पैसे कभी नहीं। मैं खुद का बिजनेस करना चाहता था, एंटिक्स का। मेरे दोस्त के फादर भी इसी लाइन में है, वो भी अग्रवाल से इतने अमीर हैं सर। वो मेरी हेल्प करना चाहते थे, लेकिन सर इनिशियल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। बेटा ये एंटिक के बिजनेस का आइडिया तुम्हें कहाँ से आ गया? तुम इंजीनियर हो, मैं अच्छी सी जॉब मिल जाएगी। पापा मम्मी, मुझे 9 से 5 की नौकरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट पैदा करो। तुम्हें सिर्फ अपने दोस्त के पापा के पैसा नजर आता है, उसके पीछे कितनी मेहनत लगी होगी, कितना वक्त लगा होगा, ये तुम नहीं जानते। ऐसे जोश में आके बिजनेस करना सरासर बेवकूफ़ी है, और ऐसी बेवकूफ़ी में मैं कभी इन्वेस्ट नहीं करूँगा। मैं जानता था मैं कितना भी गिड़गिड़ाऊंगा पापा नहीं मानेंगे। मुझे खुद ही कुछ करना होगा। और मैंने मन ही मन फैसला कर लिया था कि मुझे पैसा कहाँ से और कैसे लाना है। घर का एक नक्शा मेरे दिमाग में छपा हुआ था। मैं जानता था सीसीटीवी कैमरास कितने हैं और कहाँ हैं, और ये भी जानता था कि सिक्योरिटी नहीं है, सिर्फ एक नौकर है। और जब पता चला कि उस नौकर ने काम छोड़ दिया है तो मुझे लगा यही सही मौका है, और इससे पहले कि कोई और दूसरा नौकर आ जाए मुझे हर हाल में ये काम करना था। तू पहले कभी उस घर में गया था? तिजोरी कहाँ है ये तुझे पहले से पता था? नहीं, लेकिन इतने बड़े घर में तिजोरी होगी ये तो पता था, और उस तिजोरी में रुपया, जेवर ये सब होगा ये भी पता था। बस सर ये अंदाज़ा नहीं था कि वो औरत वहीं बाहर के कमरे में बैठी होगी। कौन हो तुम? और अंदर कैसे आ गए? सर मेरा इरादा किसी को मारने का नहीं था। इसीलिए चाकू लेकर गया था? वो तो सेफ्टी के लिए लेकर गया था सर, मैं किसी को मारना नहीं चाहता था। तू किसी भी तरह से पैसे हासिल करना चाहता था। उस वक्त तेरे और पैसों के बीच में जो भी आता तू उसे मार डालता, जो कि तूने किया। नहीं सर, मुझे लगा वो औरत चिल्लाएगी तो मेरे बिजनेस का सारा प्लान खराब हो जाएगा। मैंने बच्चे को कोई चोट नहीं पहुंचाई सर, मैं तो बस ये चाहता था कि वो चुप रहे और मैं पैसा लेके आसानी से भाग सकूं। सर उस औरत को गेट पर देखकर मैं डर गया था और दीवार कूद के भाग गया। मैं बाइक लेने भी नहीं गया। मुझे लगा जैसे ही हेलमेट वाली बात पता चलेगी तो सब लोग ये सोचेंगे कि हमला करने वाला बाइक पर ही आया था। तूने वाकई में ऐसा सोचा कि तू लूट के पैसों से अपना बिजनेस खड़ा कर पाएगा? 10 लाख रुपए मिले थे सर ज्वेलरी बेच के। वो पैसा तेरे कभी काम नहीं आता, क्योंकि वो पैसा तेरा था ही नहीं। मेरा तो कभी कुछ था ही नहीं सर, जो था वो भी कभी मेरे काम नहीं आया, यहां तक कि मेरे पापा भी नहीं। उनके पास पैसे तो थे लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं था। खुद पे तरस खाना, बहाने बनाना बंद कर सागर। अगर तेरे फादर तेरा सपोर्ट नहीं कर रहे थे तो खुद मेहनत करके अपना बिजनेस खड़ा करता और दिखाता उनको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनकर। डकैती और खून के पैसों से आदमी बिजनेसमैन नहीं बनता है, मुजरिम बनता है, जैसे कि तू बना। एक अपराधी, एक हत्यारा। सॉरी हरी, क्या करें, हालात ही कुछ ऐसे। तो शुरू से ही हमारे खिलाफ रहे। हम जैसों की जिंदगी तो हालात से लड़ने में ही खत्म हो जाती है, वरना पैसा कमाने का, बड़ा बनने का जुनून हमारे भीतर भी है, पर हम दूसरे के माल को पाने में अपना झोपड़ा नहीं जलाते। और साहब हम क्या किसी का हक मारेंगे?
हमें तो कई बार हमारे हक का ही पैसा नहीं मिलता, पर हमारी शिकायत कौन सुनता है। साहब, हम पे आरोप लगाना, हवालात में बंद करना कितना आसान है, और हम पे यकीन करना, हमारी ज़रूरतों को समझना इतना मुश्किल। शायद तुम सही कह रहे हो, पर अगर तुम मेरी जगह होते और मैं तुम्हारी जगह, तो शायद तुम भी ऐसा ही करते। हमारा काम ही कुछ ऐसा है। जो तुम्हारे साथ हुआ है उसे मैं वापस तो नहीं ला सकता। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि आई एम सॉरी। बहुत गलत किया हमने हरी के साथ। उसकी जरूरत के समय हम काम नहीं आए। फिर से गलत किया जब हम एक ही पल में ये मान लिए कि उसी ने ही पैसों के लिए लक्ष्मी को मार दिया। गुनाह तो उसी ने किया है जो सोकल अच्छे परिवार से है। किस चीज की कमी थी? कौन है अच्छे परिवार? सागर, हम या हरी? जानते हैं, मुझे इंजीनियरिंग कभी नहीं करनी थी, लेकिन आप चाहते थे ना, इसीलिए कि पापा जो मैं करना चाहता था वो तो कभी आपने मुझे करने ही नहीं दिया। मेरे खुद के कुछ सपने, कुछ एम्बिशंस भी तो हो सकते थे ना पापा। बिजनेस करना चाहता था और उसके लिए मुझे पैसे चाहिए थे। आपके पास नहीं आता तो कहां जाता? गलती मेरी ही है बेटा, मुझे तेरा साथ देना चाहिए था, लेकिन बेटा पैसों के लिए तूने किसी को मार दिया। तेरे सपने किसी की जिंदगी से बड़े कैसे हो सकते हैं? सॉरी पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पापा, माँ, मेरे दिमाग में गंद घुस गया था। मैं सब कुछ साफ साफ देखते हुए भी कुछ देख नहीं पा रहा था, और अपने ही हाथों अपनी जिंदगी खराब कर ली मैंने। सागर को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और धारा 394 के तहत डकैती को अंजाम देने के इरादे से किसी को जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए बुक किया गया है। हरी के लिए मौजूदा तनख्वाह में अपने परिवार की जरूरतें और बहन की शादी की जिम्मेदारी को निभा पाना मुश्किल हो रहा था। उसकी लाख विनती के बावजूद भी उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई और नाराजगी में उसने काम छोड़ दिया। पर गुस्से में आकर अपने मालिकों को दी गई उसकी धमकी ने उसे इस केस में प्राइम सस्पेक्ट बना दिया, जबकि उसका इस जुर्म से कोई वास्ता नहीं था। सोच कर देखें कि अगर हरी की तनख्वाह बढ़ा दी गई होती तो उसकी मुश्किलें कितनी आसान हो जाती। अपने परिवार और अपनी बहन के प्रति जिम्मेदारियों को वो कितनी अच्छी तरह से निभा पाता। अगर और गहराई में जाएं तो यकीनन 13 अप्रैल की सुबह को हरी घर पर ही होता, या शायद प्रियंका की जगह वो मार्केट गया होता, तो उस सूरत में प्रियंका घर पर होती। अगर ऐसा कुछ भी हुआ होता तो शायद सागर अपने मंसूबों को आगे बढ़ाने की हिम्मत ही ना करता। यूं होता तो क्या होता? आप कहेंगे कि यह सिर्फ एक ख्याल है मन को बहलाने का। आप में से कई ये दलील भी देंगे कि जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है, लेकिन हकीकत और संभावना के बीच का पुल एक काश के धागे से जुड़ा होता है, और इस काश के अंदर न जाने कितनी आहें, कितने अफसोस कैद होते हैं। काश ऐसा किया होता या काश ऐसा ना किया होता, इंसान अपनी हर चूक, अपने हर गलत फैसले पर इन लफ्जों को अपनी जुबान पर लाता है। काश सागर के पिता ने उसे समझाने की कोशिश की होती, उस पर अपनी सोच, अपने फैसलों को थोपने की कोशिश न की होती, बल्कि उसकी मदद की होती। और जरूरी नहीं कि वो मदद आर्थिक रूप से होती, कम से कम उसे यह दिलासा दिया होता कि वो अपने बेटे के साथ हैं, तो शायद एक बुजुर्ग की जान बच जाती और एक युवा का भविष्य बर्बाद ना होता। काश के सागर ने भी अपने सपनों को साकार करने के लिए लूट और हत्या के आत्मघाती माध्यम को न चुना होता, बल्कि अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कोई प्रैक्टिकल और सकारात्मक रवैया अपनाया होता। काश के उस धनी परिवार के बुजुर्ग ये समझते कि अगर वो अपने नौकर को कुछ सुविधाएं दे रहे हैं तो वो कोई बड़ा एहसान नहीं कर रहे। अगर वो उसे रहने की जगह और 2 वक्त का खाना दे रहे हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि वो ये समझ लें कि अब उन्हें तनख्वाह देने या नियमित रूप से उस तनख्वाह में उचित इजाफा करने की जरूरत ही नहीं है। जिस हालात से, जिन तकलीफों से, जिन गमों से हम गुजरते हैं, दरअसल यही हमारे सबसे बड़े टीचर्स होते हैं जो हमें जिंदगी के अहम सबक सिखाते हैं। लेकिन क्या यह बेहतर नहीं होगा कि बार बार गिरकर सीखने की बजाय
हम औरों की जिंदगी से भी सबक लें। किसी अपराध का हिस्सा बनकर सीखा गया सबक बेहद तकलीफदेह होता है, क्योंकि हमें हर कदम पर प्रतीत होता है कि हमने दस्तक सुनी थी, बार बार सुनी थी कि क्राइम नेवर पेज, लेकिन सुनकर भी अनसुनी करती। हम उम्मीद करते हैं कि आप दूसरों के साथ हुए हादसों से सबक लेकर अपनी जिंदगी को गलत सोच, गलत संगत और गलत आदतों से दूर रखेंगे, और तभी इस कार्यक्रम के माध्यम से किया गया हमारा प्रयास सार्थक होगा। अरे ये तो दीपिका की आवाज है। दीपिका, दीपिका दरवाजा खोलो, मैं विजय हूँ। दीपिका डरो मत, मैं विजय हूँ। काय झालं दीपिका? ये सब क्या हुआ दीपिका? शोभा जी, क्या हुआ रागिनी वाहिनी? पता नहीं ये सब कैसे हुआ। हम तो दीपिका की चीख सुनकर ऊपर आए। हेलो, कौन कौन बोल रहा है? गणेश भाव, मैं रागिनी बोल रही हूँ। रागिनी, काय झाला? सब ठीक तो है ना? आपकी आई का मर्डर हो गया है। क्या? हाँ, हमें भी अभी पता चला है। दीपिका कहाँ है? दीपिका की हालत बहुत ही खराब है। आप जल्दी आ जाइए, हम लोग भी यहीं पर हैं। कोल्हापुर की एक मिडिल क्लास हाउसिंग कॉलोनी में रात 12 बजे के बाद एक वृद्ध महिला शोभा शिंदे का कत्ल हुआ। शोभा की पोती दीपिका उस घर के बाथरूम में पाई गई जहां उसने अपने आप को बंद कर लिया था। इस भयभीत लड़की का पिता सिक्योरिटी गार्ड गणेश शिंदे ड्यूटी पर था और दीपिका की चीखें सुनकर ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर आने वाले उस घर के मकान मालिक थे। उस रात उस फ्लैट में जो हुआ उसका सीधा ताल्लुक एक घटना के साथ था जो कुछ समय पहले घटी थी। अतीत ने वर्तमान में अपने खूनी कदम रख दिए थे। साहब, विजय मोरे, यहाँ का मकान मालिक, ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ। मैंने ही आपको फोन किया था। ठीक है सावंत, पंचनामा करा आणि बॉडी पोस्टमॉर्टमला पाठवून दे। साहब, हम तो नीचे अपने कमरे में सो रहे थे। लगभग 1:15 के आसपास दीपिका की चीखें सुनाई थी, बचाओ बचाओ। दीपिका मतलब वो जो रो रही है वो? हो साहब, दीपिका शोभा ताई की पोती है। तो हम मतलब मैं और मेरी पत्नी रागिनी, वो जो दीपिका के साथ बैठी है, हम दोनों भागते भागते ऊपर आए। देखा तो घर का दरवाज़ा खुला था और शोभा ताई की लाश यहाँ पड़ी थी। अंदर से दीपिका की चीखें सुनाई दे रही थी। अंदर जाके देखता हूँ तो बेडरूम में कोई नहीं है। दीपिका ने अपने आप को बाथरूम के अंदर बंद कर लिया था। वो कौन है? राघव, वो बगल वाले घर में रहता है। शोभा ताई को आई मानता था। दीपिका के यहाँ आने से पहले वही आई का ख्याल रखता था। दीपिका ने कुछ कहा आपसे? जी मैं यहाँ पे सो रही थी। और राज जी बाहर सो रही थी। डोरबेल बजी।
आजी की रोने जैसी आवाज, जैसे किसी ने उनका गला दबा दिया। आजी, दीपिका मुझे बचाओ! आजी, बचाओ! कोई मदद करो! आजी, आजी, फिर क्या हुआ दीपिका? वो लोग वापस आ गए। साहब, दीपिका बहुत डिस्टर्ब हो गई है। पर हमें उससे बात करनी ही होगी। ये लोग यहाँ कब से रहते हैं? शोभा ताई तो पिछले 10 साल से मेरी किराएदार थी और गणेश भाऊ और दीपिका पिछले 4 साल से यहाँ रह रहे हैं। यहाँ आने के बाद गणेश भाऊ को नौकरी मिली और दीपिका भी कॉलेज जाने लगी। गणेश जी, मानता हूं मुश्किल वक्त है, पर मर्डर केस में वक्त ही सबसे कीमती होता है। आपको अपनी बेटी को हमसे बात करने के हालात में लाना ही होगा। देखिए, जब तक ये नहीं पता चलता कि वो 2 लोग कौन थे, हम आपके आई के हथियारों को नहीं पकड़ सकते। सिक्योरिटी गार्ड हूँ। बताया उन्होंने। कौन सी कंपनी में? नाइक सिक्योरिटी सर्विस, पंचगंगा के पास सिरोली टावर्स। ड्यूटी कितने बजे की थी? रात 8:30 बजे। आज कुछ हुआ था? मतलब जब ड्यूटी पर जा रहे थे तो घर में कुछ अटपटा सा लगा था? नहीं साहब, रोज की तरह दीपिका और आई खाना खा रहे थे और मैं टिफिन लेकर निकला। मी जे केलं ते चुकीचं होतं. आता माझी मुलं मोठी होत आहेत. आप आपल्या करिअरची सुरुवात करायला जात आहेत ते, आणि माझी इच्छा नाहीये की त्यांनी माझ्यासारखी चूक करावी. कदाचित तुमची मुलं आज हा टीव्ही शो पाहत असतील. आई, मी येतो. माहिती आहे की त्यांना खूप वाईट वाटेल. दीपिका, मैं चल रहा हूँ। बाय बाबा। उसके बाद 1:30 बजे के आसपास रागिनी का फोन आया। उसने मुझे बताया कि ऐसा हुआ है। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि कोई मेरी आई को भला क्यों मारेगा। पर सच तो ये है गणेश जी कि मर्डर हुआ है और आपकी बेटी ने उन दोनों को देखा है। देखिए, जितनी जल्दी वो बोलेगी सबके लिए अच्छा होगा। पोस्टमार्टम के बाद आप बॉडी ले जा सकते हैं। वो 2 आदमी जिन्हें दीपिका ने दरवाजे पर पाया था, वो दोनों दीपिका को पहले भी मिल चुके थे, लेकिन पुलिस को यह जानकारी दीपिका की जबानी पाने में थोड़ा वक्त लग गया। अपनी अज्जी यानी अपनी दादी की हत्या से दीपिका गहरे शौक में चली गई थी और दीपिका की मां, जो अपने मायके में थी, अगले दिन तुरंत दीपिका की देखभाल के लिए लौट आई। दीपिका कैसी है और अंदर क्या हो रहा है? उससे बात करने की कोशिश कर रहे, कुछ नहीं बोल पा रही हो। ये सब हुआ कैसे? मेरे को दीपिका से बात करनी है। तुम्हारी अपनी दादी माँ मारी गई दीपिका। क्या तुम नहीं चाहती कि उनके हत्यारे पकड़े जाएं? देखो, वो लोग शायद तुम्हें भी मार डालते, लेकिन तुमने अपनी समझदारी और बहादुरी से काम लिया और अपने आप को बचा लिया। पर अब उन्हें मत बचने देना। बोलो दीपिका, क्या हुआ था कल रात? फैमिली की दुश्मनी तकदीर से है साहब। मेरी आई ने पूरी लाइफ कोलों के बैल की तरह काम किया मुझे बड़ा करने के लिए। शोभा जी कहाँ और क्या काम करती थी? म्यूनिसिपैलिटी में काम करते थे। 40 साल की सर्विस और 9 साल पहले रिटायर हुई थी। आप 4 साल पहले उनके साथ रहने आए थे? मैं पहले नागपुर में सर्विस करता था, फिर यहाँ आई के साथ रहने आ गया। जय जी, आप इनके साथ नहीं रहती? आप दोनों अलग हुए हैं क्या? नहीं साहब, हम दोनों अलग नहीं हुए, हमें अलग किया गया है। किसने अलग किया? तकदीर ने। जया, आपको एंडोमेट्रियोसिस हुआ है। डॉक्टर, वो क्या होता है? एंडोमेट्रियोसिस का मतलब आपका जो यूट्रस है यानी कि गर्भाशय, उसके कुछ टिश्यूज आउटग्रो हो जाते हैं और उसके तने काफी मोटे हो जाते हैं, जिससे आपको काफी तकलीफ होती होगी और आपका खून भी काफी जाता होगा। हाँ डॉक्टर, ऐसा ही होता है। ये 1 साल से दवा ले रही है,
पर कोई आराम नहीं हो रहा डॉक्टर। आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दे देती हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा डॉक्टर? काफ़ी टाइम लगेगा। डॉक्टर ने आपस में संबंध रखने से मना किया था। एक दूसरे के इतने करीब होने के बावजूद भी। इसी वजह से मैं अपने मायके में जाके रहने लगी। दीपिका मेरे साथ ही रहती थी, पर अभी 4 साल से वो अपने बाबा और आजी के साथ रहने लगी। हमारी दीपिका बहुत होनहार है साहब, वो इंजीनियरिंग पढ़ना चाहती थी, इसलिए मैं उसे अपने साथ यहाँ कोल्हापुर ले आया। देखिए, आप दीपिका से बात कीजिए, उसे मना लीजिए कि वो हमसे बात करे। हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि वो 2 लोग कौन थे। उसके बगैर ये केस आगे बढ़ ही नहीं सकता। बस दीपिका, बस 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 बेटा, बस शांत हो, शांत हो। देख, तेरे आई और बाबा आ गए हैं ना। हाँ, अभी घबराने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, देख, पुलिस को ना सब कुछ बोल जो तूने देखा, वो लोग कौन थे, कैसे थे, सब बोलने का। हाँ, मैंने उन्हें पहले भी देखा है। क्या तुम जानती हो उन्हें? दीपिका कौन है वो लोग, कहाँ रहते हैं, नाम क्या है उनका? नाम पता नहीं जानती। एक दिन कॉलेज से आते वक्त रास्ते में मिले थे। धमकाया तुम्हें? लाम रहा और हमसे मत उलझ, समझी? आजिला सान, उम्र की औकात में रह, वरना छोड़ेंगे नहीं तुम दोनों को। किससे दूर रहने के लिए कह रहे थे? दीपिका, अगर तुम नहीं बताओगी तो वो लोग आजाद घूमते रहेंगे। तुम्हारी आजी का गला काटकर मार डाला है उन्होंने। तुम्हें जरा भी गुस्सा नहीं आ रहा है? देखो दीपिका, इस वक्त एक एक सेकंड एक एक दिन की तरह है। जो कुछ भी छुपा रही हो मत छुपाओ, बोल दो सब कुछ। मैं अपने बाबा से बहुत प्यार करती हूँ, उन्हें कुछ होना नहीं चाहिए। बाबा? तुम्हारे बाबा का उन दोनों से क्या कनेक्शन है? वो दोनों चाहते थे कि आजी और मैं मालती से दूर रहे। मालती? अब ये मालती कौन है? और मालती का और तुम्हारे बाबा का क्या कनेक्शन है? अफेयर। आजी और मैं, हम दोनों बाबा के बारे में जानते थे। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बाबा किसी दूसरी औरत के पास चले जाए, मेरी आई को छोड़ के। अच्छी भी नहीं चाहती थी। मालती ऐसा कभी नहीं करेगी साहब। कौन क्या कर सकता है और नहीं कर सकता है उसकी गारंटी तो वो खुद भी नहीं दे सकता। मुझे मालती का एड्रेस और कांटेक्ट नंबर चाहिए। और आप उसे इस समय क्यों खींच रहे हैं साहब? तुम्हारे और मालती के बीच जो खींचाव है ना, वो खींचाव कत्ल पर उतर आया है। जी? मालती देशमुख आप हैं? जी हाँ। तुझे और आजी को मालती के बारे में पहले से पता था? हो आई, पता था। मैंने बाबा को देखा था मालती के साथ। मैंने पूछा भी था उनसे। क्या बोले वो? आजी ने भी पूछा था। क्या बोले तेरे बाबा? क्या आई, कुछ भी बोल रही हो? मैं और मालती सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। आई हूँ मैं तेरी, मुझसे कुछ नहीं छुप सकता। दोस्ती क्या होती है, यारी क्या होती है, सब समझती हूँ मैं। आजी, मैं आई के पास वापस जा रही हूँ, वैसे कॉलेज पूरा करूँगी। अब तुझे क्या हो गया? तू भी अपनी आजी की बातों में आ गई? तू उस मालती के जाल में आ गया है। वो जानती है कि तू शादीशुदा है, फिर भी तुझ पर डोरे डाल रही है। और तू एक सेकंड के लिए भी जाएगा ख्याल नहीं आया? तुम दोनों अलग इसलिए रह रहे हो ताकि गलती से भी तुम्हारे बीच में संबंध ना बने, जिससे उसकी तबीयत और खराब ना हो। तू जया का ठीक होने तक इंतजार नहीं कर सकता था?
गणेश, तुम और मालती बहुत गलत कर रहे हो। मेरा भी यही कहना है बाबा। सर, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, मालती भी उसी कंपनी में क्लर्क है। हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। कितने अच्छे दोस्त हैं? मालती विधवा है, अकेली है। मैं भी अकेला हूँ, पर शादीशुदा हूँ। हम दोनों जानते हैं कि हमारा रिश्ता जहाँ तक गया है उससे आगे नहीं जा सकता। और तुम्हारा ये रिश्ता कितना आगे गया है? सालों से मेरे और मेरी पत्नी जया के बीच शारीरिक संबंध नहीं रहे। आखिर मैं भी इंसान हूं और मालती भी इंसान है। तो तुम दो इंसान एक हो गए अपनी इंसानी जरूरतें पूरी करने के लिए। वैसे ये तुम्हारा आपसी मामला है। वही तो। पर जब आपसी इंसानी मामले ऐसी हैवानियत पेश करते हैं तो हमें आपकी इंसानी जरूरतों पर शक होने लगता है मिस्टर शिंदे। मालती जी, हमें शक है कि आपके और गणेश के बीच सिर्फ जिस्मानी रिश्ते ही नहीं थे, आप उसे पूरी तरह से पाना चाहती थी। इसलिए आपने उसकी मां को मरवा डाला और उसकी बेटी को मारने की कोशिश की। नहीं साहब, ये मारने मरवाने वाली बात बिल्कुल झूठ है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं ये मानती हूँ कि गणेश के साथ मेरे, लेकिन साहब मेरी हालत मुझे पहले दिन से पता थी। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि उनकी जिंदगी का हिस्सा कभी नहीं बन सकती। प्यार करती हूँ उनसे, दिल से इज्जत करती हूँ उनकी। जया जी से तो बहुत प्रेम करते हैं वो, अपनी बच्ची अपनी आई दोनों को बहुत चाहते हैं। सर, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने उनकी जिंदगी में दखल देने की कभी कोशिश नहीं की। दखल नहीं, धकेल दिया इस दुनिया से एक बुजुर्ग औरत को। पर आपके भेजे हुए किराए के हत्यारे उसकी बेटी को मारने में नाकामयाब रहे। ये झूठ है, मैंने कोई किराए के हथियारे नहीं भेजे। मालती किराए के हत्यारे भेज ही नहीं सकती साहब। वो तो किसी को डांट भी नहीं सकती, धमकाना तो बहुत दूर की बात है। ये झूठ है साहब। ये झूठ हम नहीं बोल रहे, ये बात हमें आपकी अपनी बेटी दीपिका ने बताई। अब आप ही बता दीजिए, दीपिका हमसे झूठ क्यों बोलेगी? उसे किसी ने झूठ बोलने के लिए कहा होगा साहब। कोई मेरे और मालती के रिश्ते का गलत फायदा उठा रहा है। ऐसा कौन खून का प्यास है जिसे तुम्हारे आई को मारकर खास फायदा होने वाला था? आप बेटी बच गई वो अलग बात है, लेकिन वो भी मरी थी समझो। ये भी तो हो सकता है कि ये मुझे और मालती को फंसाने की साजिश हो और कोई मेरी बेटी का इस्तेमाल कर रहा हो। एक बार बोल दिया होता कि किसी और के साथ रिश्ता है तुम्हारा। मेरा उसके साथ ऐसा कुछ नहीं था जया जिससे मैं रिश्ता बोल सकूं। उसके साथ सोए थे तुम गणेश, तो वो रिश्ता था गणेश, बहुत ही करीबी रिश्ता था। दीपिका और आई की लाश को फांदकर तुम दोनों अपने इस रिश्ते को किधर ले जाना चाहते थे? हाँ, मैंने आई को नहीं मरवाया जया, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि मालती भी ये नहीं करवा सकती। नाम मत लेना उस मालती का। अगर मेरे को पता होता ना कि तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर चल रहा है तो मैं दीपिका को इधर भेजती ही नहीं। गणेश, दीपिका बच तो गई है, पर उसकी मासूमियत और उसके भरोसे का कत्ल हुआ है, और कातिल तुम हो। एक बार बताया तो होता मुझे उन लोगों के बारे में। शोभा जी ने भी कभी कुछ नहीं बताया। अगर एक बार बोला होता ना तो उस मालती से तो मैं ही निपट लेता और तुम्हारे बाबा को भी साइड में लेकर समझाता, पर तुम लोगों ने कभी कुछ नहीं बताया मुझे। क्यों दीपिका, क्यों? राघव दादा, हमने कभी नहीं सोचा था कि वो लोग इस हद तक जाएंगे, और घर की बात थी तो। और मैं पराया हूं। आजकल कौन अपना है और कौन पराया मैं नहीं जानती, सच में नहीं जानती। सर, गणेश और मालती के फोन रिकॉर्ड्स में शक करने जैसा कुछ भी नहीं मिल रहा। सिक्योरिटी एजेंसी से कुछ पता चला? हाँ सर, मैंने वहाँ सबसे बात की। सबको मालूम था गणेश और मालती के रिश्ते के बारे में, लेकिन सब दावे के साथ कह रहे हैं कि ये दोनों ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इन दोनों की बहुत ही अच्छी इमेज है वहाँ पर। सावंत, वो दो लोग जिन्होंने दीपिका को धमकी दी थी आणि तुझ्या आजीला सांग
उम्र की औकात में रह, वरना छोड़ेंगे नहीं तुम दोनों को। वही लोग दीपिका के घर में घुसकर उसके दादी को मार देते हैं, लेकिन दीपिका बच जाती। अगर वो लोग चाहते तो बाथरूम का दरवाजा तोड़कर भी दीपिका को मार सकते थे। मतलब सर? प्लान दीपिका को मारने का था ही नहीं, प्लान दादी को मारने का था, जो मार दिया गया। हो सकता है। हो सकता है नहीं सावंत, ऐसा ही हुआ है। एक बात गणेश शिंदे ने पूछताछ के दरमियान मुझे बताई थी, वो बात च्युइंगम की तरह मेरे दिमाग में चिपक गई है। यह भी तो हो सकता है कि ये मुझे और मालती को फंसाने की साजिश हो और कोई मेरी बेटी का इस्तेमाल कर रहा हो। कोई वाकई में गणेश और मालती को फंसाना चाहता है। दीपिका को बख्श दिया गया और दादी को मार दिया गया। सर इसमें तो सिर्फ एक ही शख्स का फायदा नजर आता है। जया, रुक जाओ जया, मैंने कुछ नहीं किया। जया, जया रुक जाओ। हल्की सी ही सही पर पुलिस को षड्यंत्र की बू आ चुकी थी। एक भयंकर हत्या के लाल पर्दे के पीछे काली साजिश का साया नजर आ रहा था। रिश्तों की डोर से बना जाल मुजरिम ने फेंका जरूर था, लेकिन हमेशा की तरह मुजरिम अपने ही जाल में फंसने को था। ये कैसा बेहुदा सवाल कर रहे हैं आप? जया जी, एक सीधा सा सवाल पूछा है दोबारा, क्या वो दो हथियारे आपके भेजे हुए थे? साहिब, मैं एक सदमे से गुजर रही हूं। मेरे पति का मेरी पीठ पीछे किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर चल रहा था और आप कह रहे हैं कि मैंने अपनी सासू का खून किया, अपनी बेटी को मरवाने की कोशिश की। हमें लगता है दीपिका को मारने की कोशिश हुई ही नहीं। निशान आपकी सास थी और इरादा गणेश और मालती को फंसाना। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या एक के बाद एक बकवास किए जा रहे हैं? और आपसे ये सब कहा किसने? हाँ, मेरे पति गणेश ने। उन्होंने कुछ नहीं कहा, आप ही कह दीजिए सब। साहब, मैं मालती के बारे में क्या जान सकती हूँ और क्यों जानूं? इतना काफी नहीं है कि उसने मेरी जगह ले ली? सर, मैं श्योर नहीं हूँ, बोला था या नहीं बोला था। तुम्हारे बाबा का अफेयर था मालती के साथ और हम लोग ये पूछ रहे, क्या तुमने ये बात अपनी आई को बताई थी? सच में याद नहीं है, शायद कहा होगा या अज्जी ने कहा होगा। सर, इस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। सर, जय शिंदे के फोन रिकॉर्ड्स एकदम क्लीन है, इनमें से कुछ भी नहीं निकल रहा। विक्टिम शोभा शिंदे के कॉल रिकॉर्ड चेक किए? हाँ सर, किए। शोभा की जय शिंदे से लगभग रोजाना बातें होती थी। दीपिका से भी बात होती होगी, माँ बेटी है। हाँ सर, होती थी। इन बातों बातों में कोई बात छुपी है। कुछ बातें हमसे छुपाई जा रही है जो सच है, और कुछ बातें हमें बताई जा रही है जो सच नहीं है। सर, एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं, पर कुछ 6 महीने पहले पता चला था। क्या तुम्हारी दादी को गणेश और मालती के बारे में पहले से पता था? नहीं सर, दरअसल पहले मुझे पता चला था। कैसे? उन दोनों को एक साथ देखा था, हाथ में हाथ डाले हुए। दीपिका, क्या तुम्हारी दादी ने तुम्हारे आई को बताया होगा? मैंने कहा था ना सर, शायद बताया होगा, मुझे ठीक से याद भी नहीं और पता भी नहीं। दीपिका, तो क्या पता है तुम्हें? सर, सिर्फ इतना पता है कि मेरी आजी मेरे आई से बहुत प्यार करती थी। वो मेरी सास नहीं, मेरी माँ थी समझो। हम दोनों के बीच सास बहू वाला कोई टेंशन नहीं था। उन्होंने मेरे हर फैसले में मेरा सपोर्ट किया। जब दीपिका की पढ़ाई की बात आई तो उन्होंने सबसे पहले हामी भरी और उसको यहाँ कोल्हापुर में बुलाया। तो फिर आपने उन्हें क्यों मरवाया? फिर वही बात, जब तक सच सामने नहीं आता ये सवाल मैं बार बार पूछता रहूंगा। आपके पति के अफेयर के बारे में आपको कैसे पता चला? किसने बताया? आपकी सास ने या आपकी बेटी ने? भगवान की कसम साहब, दोनों में से किसी ने नहीं बताया। मुझे तो अभी 2 दिन पहले पता चला, वो भी आप लोगों से। जया शिंदे, गणेश और मालती तीनों साधारण मध्यम वर्गीय सर्विस सेक्टर के लोग जान पड़ते थे, जिन्होंने शायद कभी कोई कानून नहीं तोड़ा था। जब दिल टूटते हैं तो उनमें से कुछ जलते भी हैं। तो इस केस में कौन था वो दिलजला जो मासूमियत का मुखौटा पहनकर पीड़ित होने की एक्टिंग कर रहा था? फिलहाल मुझे नहीं लगता कि जया इस केस में इन्वॉल्व है। तो सर, आपको लगता है कि मालती और गणेश ने कांड करवाया और दीपिका को जानबूझकर छोड़ दिया ताकि ऐसा लगे कि माँ ने बेटी को बख्श दिया और सास को मार डाला, और अब मालती और गणेश दोनों मासूम होने का नाटक कर रहे हैं? झूठ तो जया भी बोल सकती है। उसने तो एक तीर से 2 निशाने लगाए थे, सास को भी मार डाला और सौतन और पति को ऐसा सबक सिखाया कि जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। सर, कोई तो एक्टिंग कर रहा है और बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है।
वो भी सस्पेंस फिल्म वाली एक्टिंग सावंत। जुर्म हो गया, सब कुछ खुला छोड़ दिया। 2 रहस्यमय हत्यारे भी इस्तेमाल हुए जिनकी कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक सामने नहीं आ रही। सर मैंने दीपिका को पिछले 3 साल के सारे हिस्ट्री शीटर्स की तस्वीरें दिखाई, उनमें से कोई नहीं निकला। फिर मैंने एक स्केच आर्टिस्ट को बुलवाया। सर 2 दिन से स्केचेस सारे खबरों में सर्कुलेट हो चुके हैं। सर हमारे टॉप के सभी खबरियों ने पिछले 2 दिनों में कोल्हापुर और उसके आसपास के शहरों में हर जगह पे, जेलों में, हर जगह पूछताछ की, पर कोई इनको नहीं पहचानता। जिस तरह से ये मर्डर किया गया है, आरी से गले को काटा गया, हत्यारे घर के अंदर घुसे, मर्डर किया और भाग गए। ऐसा लगता नहीं है कि कोई बाहर का आदमी रहा होगा या फिर कोई पेशेवर हत्यारा होगा। शायद ये लोग है ही नहीं। सर आपके कहने का मतलब है कि दीपिका झूठ बोल रही है? क्यों? वो झूठ बोल नहीं सकती? बोल सकती है सर। हमने आज तक देखा है कुछ लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं और सिर्फ झूठ बोलते हैं। कुछ कत्ल अक्सर गुस्से का ज्वालामुखी फटने से एक क्षण में हो जाते हैं और कुछ कत्ल सालों से धीरे धीरे बुलबुलाते लावा का अंजाम होते हैं। अगर दीपिका कातिल थी या कत्ल में शामिल थी तो क्यों थी? पुलिस ने इस एंगल पर सोचना शुरू किया कि हो सकता है दीपिका ने 2 कातिलों की मनगढ़ंत कहानी बुनी थी और शायद उसका ब्रेन वॉश किया गया था ताकि किसी और को फंसाया जाए, और इस एंगल ने फल दिया। हेलो, आनंद लोखंडे। हाँ, आप कौन? डीके पुलिस स्टेशन वक्सोली से सब इंस्पेक्टर करण सावंत बोल रहा हूँ। हाँ साहब, क्या बात है? तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोला साहब, बोला। ऐसे नहीं, आमने सामने, आंखों में आंखें डालकर। पुलिस स्टेशन आ सकते हो तो बता दो, नहीं तो तुम्हें घर से उठवा लूंगा। नहीं साहब, मैं आ रहा हूँ अभी साहब। साहब, दीपिका काफी शांत किस्म की लड़की है, ज्यादा बोलती नहीं है। आप लोग उसे पिछले 4 सालों से जानते हैं। कोई टेंशन? बच्ची अपनी आई से दूर थी साहब। ऐसे में कोई भी लड़का या लड़की दुखी तो होगा ही ना। मैं उसके माँ बाप की बात नहीं कर रहा। क्या दीपिका की लाइफ में टेंशन की कोई दूसरी वजह थी? शोभा जी के मर्डर के पहले भी दीपिका ज्यादातर कम ही बात करती थी। दीपिका ने हमसे भी कुछ कम ही बोला है, पर जितना बोला है उसमें सच कम बोला है और झूठ ज्यादा बोला है। मतलब? हमें लगता है उस रात उस घर में 2 लोग नहीं घुसे, बल्कि एक आदमी भी नहीं घुसा था। दीपिका के दिमाग में कुछ घुसा था। आनंद लोखंडे जी। सर, मुझे ऐसे क्यों लाया है यहाँ? मुझे डर लग रहा है। आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या बात है सर, बताइए ना। मुझे डरा क्यों रहे हो आप लोग? या तो तुम फिल्में ज्यादा देखती हो या हमें बेवकूफ समझ रही हो, जो झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। झूठ? क्या झूठ? क्या तुमने अपनी आजी का कत्ल किया दीपिका? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास तुम कर रही हो। वो 2 लोग जिन्होंने तुम्हें धमकाया था दरअसल है ही नहीं। वो दोनों तुम्हारे घर में नहीं घुसे थे, तुम्हारे दिमाग में घुसे थे। अब अपने दिमाग पे जोर दो और मुझे ये बताओ कि अपने आजी का कत्ल क्यों किया तुमने? मैं अपनी जान से ज्यादा प्यारी आजी का कत्ल क्यों करूंगी? क्यों ये झूठी कहानियां बनाकर आपको सुनाऊंगी? आप लोग मुझे फंसाना चाहते हो ना, इसलिए मेरे साथ ये सब कर रहे हो ना? फंसाना चाहते हो ना आप लोग मुझे? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? क्यों फंसाने की कोशिश कर रहे हो मुझे? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? दीपिका शिंदे एक ऐसी नेचुरल एक्ट्रेस थी जिसे देखकर कोई बता नहीं सकता था कि वो सच बोल रही है या झूठ। वो धमकी देने वाले 2 हत्यारों वाले झूठ से टस से मस नहीं हो रही थी। आखिरकार पुलिस को एक शातिर फिल्म डायरेक्टर की तरह एक्टर दीपिका को फुसलाना पड़ा ताकि एक सच्ची परफॉर्मेंस मिल सके। दीपिका, देखो मुझे पता है तुमने जो कुछ भी किया है बिल्कुल सही किया है। अगर तुम ये सब नहीं करती तो तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा नुकसान होता नहीं? देखो दीपिका, मुझे ये भी पता है जो कुछ भी हुआ है वो गलती से हुआ है। तुम्हारा कोई इरादा नहीं था पर हो गया। दीपिका, आई एम सॉरी, पर तुम्हारे पीठ पीछे मैंने कुछ किया है।
क्या किया? आनंद लोखंडे। आनंद? क्या किया आपने आनंद के साथ? कुछ नहीं, पूछताछ की, बस एक सवाल पूछा और उसने कुछ कहा हमसे। क्या कहा आनंद ने? बताइए ना, क्या कहा आनंद ने? आनंद लोखंडे जब तक बोलने के हालात में है तब तक बोल दे सब कुछ। सर मुझे पता था कि दीपिका ने अपनी अजी का मर्डर किया सर। और मर्डर करने के बाद दीपिका ने तुम्हें फोन भी किया था। जी किया था सर। जिस पल पुलिस को शक हुआ था कि दीपिका झूठ बोल रही है, मनगढ़ंत कहानियां बना रही है, तब उन्होंने सच की खोज में उसके फोन रिकॉर्ड्स में झांका। दीपिका और आनंद लोखंडे नामक आदमी के बीच रोजाना कई दफा हुए कॉल्स के रिकॉर्ड्स मिले। सर दीपिका की चीखें सुनकर सुबह शिंदे के मकान मालिक विजय और रागिनी जब दौड़ के ऊपर गए तब 1:16 हो रहा था। उससे पहले दीपिका 1:03 पर इस आनंद लोखंडे से बात करी थी। उठाकर लेकर अब इस आनंद लोखंडे को। सर जब दीपिका ने मुझे फ़ोन करके बताया कि उसने अपनी अजी का मर्डर कर दिया है तो मेरे हाथ पे ठंडे पड़ गए थे सर। मैंने आजी को खत्म कर दिया, मारून टाकला तिला। अब हमारे बीच में कोई नहीं आएगा आनंद, कोई नहीं। हम आजाद है, फ्री। तुम्हें पता था मर्डर हुआ है, मर्डर किसने किया ये भी तुम्हें पता था। पुलिस को इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझा तुमने? क्यों? सर मैं डर गया था सर, बहुत डर गया था सर मैं। आनंद लोखंडे? इस आनंद लोखंडे के लिए आपकी बेटी दीपिका ने अपनी दादी को मार डाला। हमारी जात अलग अलग है और हमारे में जात के बाहर शादी नहीं करते हैं। तो मैं हमारे में नहीं हूँ बाबा, मैं अपने आप में हूँ। और शादी तो मेरी आनंद से ही होगी। कैसे होगी? हाँ, तेरी शादी हमने कार्तिक के साथ नक्की कर दी है। जात और औकात दोनों बराबर। मेरी शादी मुझसे बिना पूछे तय कर दी। वाह रे वाह, क्या औकात और क्या साथ दिखाई है दोनों ने। दीपिका पहले बुरा लगेगा, बाद में भूल जाएगी उससे। तेरे को भी पहले बुरा लगेगा, फिर भूल जाएगी मुझे जब मैं भाग जाऊंगी आनंद के साथ। तेरी शादी कार्तिक से ही होगी और आनंद के साथ भाग के नहीं जाएगी तू। भाग जाऊंगी और वापस नहीं आऊंगी। जिस दिन भागेगी उसी दिन लौट के आएगी मेरा मरा मुंह देखने को। आई तू मेरे को मरने की धमकी देकर डरा रही है? और तू जो जात के बाहर जाके शादी करने की धमकी दे रही है, वो धमकी नहीं दे रही हूँ, जो बोल रही हूँ वही करूंगी। और तू जानती है मैं कितनी जिद्दी हूँ। और तू भी जानती है कि मैं तेरी आई हूँ। जैसे ही भाग के जाएगी ना, ट्रेन के आगे कूद जाऊंगी मैं। अब नक्की तुझे करना है, आनंद या तेरी आई। ये सुसाइड की धमकी आज तक काम आई है? जय जी, क्या आपकी सासू माँ ये बात जानती थी कि आपकी बेटी दीपिका की शादी जबरदस्ती कार्तिक के साथ हो रही है? क्या वो भी आनंद लोखंडे के खिलाफ थी? देखो दीपिका, भूल जाओ कि मैं पुलिस वाला हूं, मुझे अपना बड़ा भाई समझो। दीपिका, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, तुम्हारी सजा कम करवा सकता हूं। मैं आनंद से प्यार करती हूँ। जानता हूं मैं, पर दीपिका, जो लोग एक दूसरे पर जान देते हैं वो किसी की जान लेते नहीं। लेकिन आई बार बार अपनी जान देने की धमकी दे रही थी। और आजी तो। अच्छा सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। आनंद कल आज ही दोपहर को मंदिर जा रही है। मैं घर पे 2 से 6 अकेली हूँ। आओगे मिलने? बताओ ना, आओगे? हाँ। बेटा, सबसे बड़ा प्रसाद क्या होता है पता है? इज्जत, जो भगवान ने हमें दिया है। इज्जत के प्रसाद को हम फेंक देंगे ना तो बहुत बड़ा पाप होता है। तुम अब भी आनंद से मिलती हो? क्योंकि आजी मैं अब भी आनंद से प्यार करती हूँ। तेरी शादी कार्तिक से पक्की हुई है। आजी, कार्तिक की बात तो आप भूल ही जाओ। अगर मुझसे बिना पूछे मेरी शादी करानी थी तो फिर मुझे इंजीनियरिंग क्यों पढ़ाई? किसी छोटे से गांव में मेरा बाल विवाह करा देते।
आजी मेरी भी तो कोई मर्जी है ना। आत्महत्या भी मर्जी से होती है दीपिका। आजी तू पण? तेरे आई के साथ साथ मैं भी मेरी जान दे दूंगी अगर तेरी शादी कार्तिक के साथ नहीं हुई तो। और गलती से भी इसे सिर्फ धमकी मत समझना। मैं कोई वाहियात मांग तो नहीं कर रही थी। अपने मर्जी के लड़के से शादी करना हक है मेरा, लेकिन ये लोग तो ऐसे पेश आ रहे थे जैसे पता नहीं मैं कौन सा महापाप कर रही हूं। अंदर ही अंदर बहुत उबल रही थी मैंने जो कुछ भी किया गुस्से में किया, और इसलिए किया ताकि सब फंस जाए और मैं आजाद हो सकूं, अपने मर्जी की जिंदगी जी सकूं। तो तुमने अपने आजी को मारने की पूरी प्लानिंग की थी? हाँ, मैंने पूरी प्लानिंग की थी। मैं बाबा और उस मालती के चक्कर के बारे में जानती थी। सबसे पहले शक उन पर ही जाता। मैं ये भी जानती थी कि आई पर भी शक जाएगा इस मर्डर का, इसीलिए मैंने वो 2 आदमियों वाली झूठी कहानी बनाई, धमकी वाली और मर्डर वाली। दीपिका, ये सब तुमने सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम अपने मर्जी के लड़के से शादी कर सको? मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। सबके सब बार बार सुसाइड की धमकी दे रहे थे। तो सुसाइड की धमकी का जवाब तुमने मर्डर करके लिया। अपनी दादी माँ को मारा तुमने, जिसके घर में तुम रह रही थी। तुमने अपनी आई को फंसाने की कोशिश की, जिसने तुम्हें इस दुनिया में लाया। वो निर्दोष मालती को फंसाने की कोशिश की, जो अब कहीं की नहीं रही। तुमने अपने बाबा को कितना बदनाम किया पता है तुम्हें? और ये सब किस लिए? सिर्फ आनंद से शादी करने के लिए। दीपिका, तुम्हें लगता है कि आनंद ऐसी लड़की से शादी करना चाहेगा जो झूठी है, कठोर दिल है और खूनी है? करेगा। आनंद मुझसे और सिर्फ मुझसे शादी करेगा, क्योंकि मैं आनंद से प्यार करती हूँ और आनंद मुझसे प्यार करता है। आनंद तुमसे प्यार करता था। करता था मतलब? उसने कुछ कहा आपसे? बताइए ना, क्या कहा आनंद ने? दीपिका, बिना बोले भी कुछ बातें बताई जाती है। आनंद की आंखों में मैंने तुम्हारे लिए डर देखा, गुस्सा देखा, लेकिन प्यार की एक बूंद नहीं देखी। आई, पापा, आपका मिशन सक्सेसफुल हो गया। एक बार भी नहीं आया आनंद मुझसे मिलने। खत्म हो गया उसका प्यार। अब मेरी शादी आनंद से नहीं होगी। यही चाहते थे ना आप लोग? कांग्रेचुलेशन। इंसानी सोच और जज्बात में एक इलास्टिक गुण होता है। आप उन्हें खींचो या जकड़ो, वो रिबाउंड वार करते हैं। लेकिन ये वार कितनी ताकत से होगा, कब होगा, किस पर होगा और कैसे होगा, ये नहीं पता होता। और ये पता ना होना सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। दुर्भाग्यवश दीपिका के जज्बात को उसके माँ बाप और उसकी दादी माँ ने खोटा। नतीजा, दीपिका के हाथों दादी माँ का कत्ल। दीपिका ने उनकी सोच का जवाब अपनी सोच से दिया। अगर शिंदे खानदान में सोच की सड़क दो तरफी होती तो शायद ये जुर्म होता ही ना। अगर एक सोच को हमेशा ग्रीन सिग्नल मिले और विरोधी सोच को हमेशा रेड सिग्नल पर खड़े रहना पड़े
तो सड़क पर हाहाकार मच ही जाएगा। किसी से जबरदस्ती हाँ नहीं कहलवाई जा सकती और किसी की ना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नतीजा घातक हो सकता है, जैसा कि इस केस में हुआ। दीपिका ने सोच समझकर मर्डर किया था। उस पर धारा 302 के तहत मुकदमा चलेगा और उम्र कैद से लेकर मौत तक की सजा हो सकती है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और नए केस के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।